Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel SSC एग्जाम हैक। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड पार्ट जिसमें हम बैंकिंग एंड आरबीआई को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो वीडियो है इसमें हम फर्स्टली हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि बैंकिंग इंडिया में किस किस टाइप के बैंक्स होते हैं। देन हम उसके बाद आरबीआई पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम जो भी पढ़ेंगे हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बीच बीच में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं या आए हुए हैं पेपरों में वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बैंकिंग के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले बैंकिंग को अगर आप समझना चाहते हैं तो बैंकिंग किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बैंकिंग ने समय के साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजीज वगैरह को अपनाकर और लोगों के नीड्स के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व किया है। लेकिन अगर हम इंडियन बैंकिंग की हिस्ट्री पे जाएं तो इंडिया की जो बैंकिंग की हिस्ट्री है वो 1770 से स्टार्ट होती है। इंडिया का जो फर्स्ट बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो देखिए, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा था। ये था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में ओपन हुआ था। और लेकिन ये बैंक 1832 में जाके बंद हो गया था। देखिए, अगर हम प्रेजेंट इंडियन सिनेरियो में अगर हम प्रेजेंट बैंकिंग को देखें तो जो इंडिया के प्रेजेंट बैंक्स हैं वो फोर पार्ट्स में क्लासिफाइड है: कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक। जो आपके कमर्शियल बैंक है उनकी हम फर्दर फोर पार्ट्स में उनको हमने क्लासिफाई किया है। ये है आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक्स। देखिए, पब्लिक सेक्टर भी वो बैंक होते हैं जिसमें मोर देन 50% गवर्नमेंट की उसमें शेयर होल्डर है गवर्नमेंट, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि मोर देन 50% गवर्नमेंट का उसमें हिस्सेदारी है। प्राइवेट सेक्टर वो होते हैं जो कंप्लीटली प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। रीजनल रूरल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं और उसमें कुछ किसी एक बैंक की पार्टनरशिप होती है। फॉरेन बैंक होते हैं जिनकी जो प्रेजेंट या आप कह सकते हैं कि उनकी जो नेटिव कंट्री है वो कोई फॉरेन बैंक होती है, वो इंडिया में उनकी ब्रांचेस खुली होती है। देखिए, मैं आपको पब्लिक सेक्टर और रीजनल रूरल बैंक आगे डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक को मैं अभी आपको एक एक करके डिस्क्राइब कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, जो ये इंडिया की बैंकिंग है इसको पूरा कौन गवर्न करता है? इसको गवर्न करता है आरबीआई। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले आपको कमर्शियल बैंक बताया, तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं। पब्लिक यहाँ मतलब आप लोग, आम जनता से ये लोग पैसा एज ए डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें लोन्स वगैरह भी देते हैं। ठीक है? और इन्हें कमर्शियल बैंक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनका मेन पर्पज प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है ना? और ये क्या होते हैं? ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ कंट्री को ये लोग सर्व करते हैं। जो आम जनता को जो भी सर्व वगैरह करते हैं ये होते हैं कमर्शियल बैंक। वहीं अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं? देखिए, ये ना जो बैंक होते हैं ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज होती है, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है जिनको क्लासिफाई किया जाता है वो कितना उनका टर्नओवर है। तो ये ऐसी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज या छोटे छोटे एग्रीकल्चर के सेक्टर्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए जो ये बैंक्स होते हैं इन्हें हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स कहते हैं। मतलब इसमें और कमर्शियल में क्या डिफरेंस है कि ये किसी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को हेल्प करने के लिए ये बैंक्स यूज किए जाते हैं। पेमेंट बैंक्स, देखिए पेमेंट बैंक से ना एसएससी आजकल तीन चार, मतलब मैंने देखा है कि पिछले साल भी दो तीन सवाल आए थे पेमेंट बैंक से। देखिए, पेमेंट जो बैंक्स है ये एक नया कंसेप्ट है। ये इन्होंने क्या, ये क्या हुआ है कि आरबीआई ने बोला है कि ऐसे छोटे छोटे पेमेंट बैंक्स हैं, आप ये पेमेंट बैंक ओपन हुए हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें कुछ लिमिटेशंस होती है इनकी, कि ये जो इसमें सेविंग की जो लिमिट रहेगी वो 1 लाख पर कस्टमर रहेगी। ठीक है? उसके बाद इनकी और क्या लिमिटेशन रहती है? देखिए, एक लिमिटेशन ये रहती है कि पेमेंट जो बैंक्स होते हैं ये लोन्स इशू नहीं कर सकते और ये क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते। तो ये इस बार का जो एसएससी 2019 का डब्ल्यूओ का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो उन्होंने पूछा था कि पेमेंट बैंक्स में क्या चीज नहीं हो सकती, तो
एक तो ये लोन्स इशू नहीं कर सकते और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, पर हाँ ये लोग सेविंग अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं, ये लोग एटीएम और डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। तो ये इनके मतलब पॉजिटिव पार्ट्स है। और ये कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है बहुत बार कि इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक कौन सा था। तो इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक था भारतीय एयरटेल, जो एयरटेल पेमेंट बैंक करके है, ये इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक था। कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में डिस्कस करें तो कोऑपरेटिव जो बैंकिंग होती है ये क्या होती है, इसमें ना जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन मिल के पैसा लेना लेन देन वगैरह करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कोई इंडिविजुअल का नहीं होता, इसमें कॉर्पोरेशन होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो कोऑपरेटिव बैंक फॉर्म कर सकते हैं, या बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं तो वो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह फॉर्म कर सकते हैं। अब जो कोऑपरेटिव बैंक है इसकी क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स में होती है, अर्बन कोऑपरेटिव और रूरल कोऑपरेटिव। वो डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में केटर कर रहे हैं। अगर वो गांव में है तो रूरल कोऑपरेटिव कहला जाएंगे, शहरों में कर रहे हो तो अर्बन कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है जहां पर एक सोसाइटीज या एक ग्रुप ऑफ पीपल्स या ऑर्गेनाइजेशन मिलके एक बैंक ओपन करते हैं। तो ये मैंने आपको चार की क्लासिफिकेशन बता दी। तो फ्रेंड्स आई होप कि अभी आपको बैंकिंग के जो चार क्लासिफिकेशन वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आप उस उनके अंदर के जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको कमर्शियल बैंक बता दिए। तो कमर्शियल बैंक में मैंने आपको चार टाइप के बैंक्स बताए थे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आरआरबीज एंड फॉरेन बैंक्स। तो अब हम पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की पार्टनरशिप मोर देन 50% होती है। एट प्रेजेंट 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में, ठीक है। ये मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सवाल पूछता आया है। तो चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, अराउंड 1806 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता नाम का एक बैंक फॉर्म किया गया था। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो बैंक फॉर्म हुआ था ये ब्रिटिशर्स द्वारा फॉर्म किया गया था। क्यों, क्योंकि 1806 में यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था। इसके बाद एक और बैंक फॉर्म किया गया, बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ कलकत्ता को ही बैंक ऑफ बंगाल बाद में बोला गया। उसके बाद एक और बैंक फॉर्म किया गया, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो ये जो तीनों बैंक थे ना इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक्स बोला जाता था। अब आपके पीछे ये जानना है कि इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक्स क्यों बोला जाता था। क्योंकि इस टाइम जो ब्रिटिशर्स थे ना वो क्या करते थे, उनकी जो पकड़ थी वो कलकत्ता, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जैसे बड़े इलाकों में थी। तो इन्हें प्रेसिडेंसी एरियाज कहते थे। तो इन्होंने इन एरियाज पे ये बैंक फॉर्म किया और इन्हें प्रेसिडेंसी बैंक बोला। तो ये जो बैंक थे ना ये अराउंड 1861 तक तो इनको पूरी पावर थी कि कैसे पेपर करेंसी वगैरह कैसे ये लोग इशू कर सकते थे, ठीक है ना। 1861 के बाद ये जो राइट था ये उस टाइम की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहेगी उन्होंने एक्वायर कर ली। 1921 तक ये तीनों बैंक अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन 27 जनवरी 1921 को आज के दिन ये तीनों बैंक आपस में एमेलगेमेट मतलब आपस में मिला दिए गए और एक नया बैंक फॉर्म कर दिया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सो आई गेस आपको यहाँ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तक का समझ आ गया होगा, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया जिसके तहत आरबीआई ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को अक्वायर कर लिया मतलब इसको कंट्रोल करने के राइट्स ले लिए। और 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो अब आपको इसकी हिस्ट्री समझ आ गई होगी कि कैसे ये बैंक फॉर्म हुआ। तो इंपॉर्टेंट डेट ये है 1 जुलाई 1955 को, जिस दिन ये बैंक जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको आप फॉर्मली आप कह सकते हैं कि 1955 से ये फॉर्मली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगा। लेकिन इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1806 के अराउंड अराउंड। देखिए 2008 में एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई। क्या हुई, जो गवर्नमेंट ने जो आरबीआई के पास जो स्टेक थे ना वो अक्वायर कर लिए। क्यों, क्योंकि देखिए आपको पता है कि आरबीआई बैंक्स को मॉनिटर करती है और अगर एसबीआई में उसके शेयर्स रहेंगे तो ये उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आरबीआई का, क्योंकि आप जिस चीज को मैनेज कर रहे हैं उसी में आपके राइट्स हैं। तो ये चीज गलत है, इसलिए 2008 में गवर्नमेंट ने आरबीआई के पास जो भी एसबीआई के स्टेक्स थे वो अक्वायर कर लिए।
एक चीज और पूछी जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रेजेंट हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो ये है अभी मुंबई, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई। ओके, इतना तक मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे फॉर्म हुआ था। अब देखिए क्या हुआ 1959 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, उस टाइम पर क्या था, आजादी के आस जैसे इंडिया अराउंड आजाद हुआ 1947 के आसपास, लेकिन 47 में भी तो उस टाइम बड़े बड़े जो रजवाड़े थे उनके खुद के बैंक हुआ करते थे ना। तो क्या हुआ 1959 में गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि वो जो बड़े बड़े बैंक थे उनको भी कुछ राइट्स देने चाहिए। तो वो जो प्रिंसली स्टेट्स थे और उनके जो बैंक थे उनको एसबीआई की सब्सिडरीज के तहत उनको लॉन्च किया गया 1959 में। तो कौन कौन थे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र, त्रंकोर। तो ये आपको समझ आ रहा है कि सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। फिर देखिए अभी क्या हो गया, जो सब्सिडरीज थी ना इसके बीच में मर्जिंग भी हुई, मर्जिंग मतलब आपस में मिलाया गया। देखिए पहली मर्जिंग क्या हुई 1963 में, जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर थे इसे मिला के स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर कर दिया गया। 2008 में जो बैंक ऑफ सौराष्ट्र था उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया। 2009 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया। और जो मेन और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि 15 फरवरी 2017 को जो यूनियन कैबिनेट थी उसने जो ये सारे सब्सिडरीज थे ना एसबीआई के उनको सबको एसबीआई में मिला दिया। तो अभी प्रोजेक्ट में कोई भी सब्सिडरीज नहीं है एसबीआई की ऐसी वाली, जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर है ना, ये सब मिला के आप ये एसबीआई के नाम से जाने जाते हैं। फ्रेंड्स आई होप अभी आपका एसबीआई वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने आपको एसबीआई जब बताया था मैंने आपको ये बताया था कि प्रेजेंट में 12 नेशनलाइज बैंक हैं। ठीक है, उसमें से एक मैंने आपको बता दिया एसबीआई। बाकी मैं आपको अभी इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि नेशनलाइजेशन कैसे हुआ और कैसे बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक बने। तो देखिए 1969 से पहले जो बैंक कमर्शियल बैंक थे वो उसमें गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ठीक है, तो क्या हुआ 1969 में बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस लॉन्च हुआ। कब हुआ 1969 में, जिसके तहत 14 लार्ज जो कमर्शियल बैंक थे उस वक्त के, उन्हें 19 जुलाई 1969 से नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज का मतलब हो गया कि इनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होने लगी। तो ठीक है, ये थे उस टाइम के 14 बैंक्स। देखिए अब इनको याद करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है, ज्यादा ज्ञान कभी नुकसानदायक नहीं होता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 1969 में जो 14 बैंक्स किए गए थे वो ये थे: इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें आपके लिए एसएससी के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तो आपको 1969 पता होना चाहिए, फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ये बहुत बार पूछा जाता है। और आपको नंबर पता होना चाहिए कि कितने बैंक नेशनलाइज किए गए, तो वो किए गए थे आपके 14 बैंक्स। ओके, तो मुझे लगता है ये आपका क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद बैंकिंग में आता है सेकेंड नेशनलाइजेशन। देखिए सेकेंड नेशनलाइजेशन हुई 1980 में। ओके, तो ये आपको याद रखना है, डेट याद रखनी है, डेट ईयर याद करना, फर्स्ट 69 में, सेकंड 80 में। इसमें जो बैंक नेशनलाइज हुए वो हुए आपके 6 बैंक नेशनलाइज हुए। ये थे आपके पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, 80 सेकेंड नेशनलाइजेशन बैंक और 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे। उसके बाद एक ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि देखिए अभी प्रेजेंट में तो बहुत सारी मर्जिंग हुई, लेकिन जो पहली दो पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कि ये और ये पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ ना, तो ऐसा पहली बार 1993 में दो पब्लिक सेक्टर बैंकों की मर्जिंग हुई थी। वो हुई थी आपकी न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में। तो ये फर्स्ट मर्जिंग का एग्जांपल है जो हुई थी 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के बीच में। देखिए नेशनलाइजेशन में मैंने आपको एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। आपको ये जानना भी जरूरी है कि नेशनलाइजेशन इसलिए हुआ क्योंकि नेशनलाइजेशन की वजह से जो आम जनता थी ना, उनका एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया बैंकिंग सेक्टर पे, और बैंकिंग सेक्टर नेशनलाइजेशन के बाद बहुत स्मूथ हो गया और बहुत ही मैनेज करने में भी आसान हुआ। ठीक है, तो आपको दोनों नेशनलाइजेशन के ईयर याद करने हैं
और इसके नंबर आप जरूर याद कर लीजिए कि 1469 में हुए और 680 में हुए, और ये 93 का फर्स्ट मर्जर आप याद कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। 80 तक तो आपको पता लगे ना। 80 में देखिए पहले 14 हुए थे, फिर 6 हुए थे, फिर 93 में दो बैंक की मर्जिंग हो गई तो 19 बची है। लेकिन प्रेजेंट डे सिनेरियो में आज के दिन में देखें तो कितने बैंक है? 12, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो देखिए एक बहुत ही लेटेस्ट मर्जर हुआ है, और वो मर्जर इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि ना ये अभी लेटेस्ट का है और इसमें पूछ सकता है एसएससी एग्जाम। तो देखिए अभी कौन कौन से बैंकों की मर्जिंग हुई है। देखिए इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक की मर्जिंग हो गई है, और जो डोमिनेटिंग बैंक मतलब जिस बैंक के नाम से जाना जाएगा वो जाना जाएगा इंडियन बैंक के नाम से। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक मर्ज हुए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हुए हैं। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक की मर्जिंग हो गई है। तो ये मर्जिंग के जो जो हैं ये आपको याद करना जरूरी है, इससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एट प्रेजेंट 1 अप्रैल 2020 के हिसाब से अगर हम देखें तो 12 कमर्शियल बैंक्स हैं। कौन कौन से? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूको बैंक। तो ये अभी हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। फिर मैंने आपको एक रीजनल रूरल बैंक का कंसेप्ट बताया था। ये भी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक दो क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए जो रीजनल रूरल बैंक है ना, वो मैंने आपको बताया था कि इनका मेन पर्पस क्या होता था, जो रूरल एरिया मतलब जो गांव का इलाका है वहां पर फाइनेंशियल सर्विस को प्रोवाइड करना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ गांव में होंगे। आजकल प्रेजेंट डे में आरआरबी शहरों में भी होते हैं, लेकिन इनका जो ज्यादा एरिया होता है वो गांव में होता है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरआरबी कब फाउंड किए गए थे। तो जो आपके रीजनल रूरल बैंक थे, ये आपके 2 अक्टूबर 1975 से ये इनकी स्थापना हुई है, या यहाँ से ये आरआरबी एग्जिस्टेंस में आए। तो ये आपको याद करना जरूरी है, 2 अक्टूबर 1975। याद करने का तरीका देखिए, गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी में ये स्टार्ट हुआ था। अब आरआरबीज में ना क्या होता है, जो इसमें हिस्सेदारी होती है उस पे सवाल पूछा जाता है। जो आरआरबी जो रन करता है ना, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं, उसमें 3 लोगों की हिस्सेदारी होती है। एक तो गवर्नमेंट की उसमें हिस्सेदारी होती है, कितनी होती है? 50% हिस्सेदारी होती है गवर्नमेंट की। एक स्पॉन्सर बैंक होता है। देखिए स्पॉन्सर बैंक का क्या मतलब होता है कि ना, जैसे आपकी ये 12 पब्लिक बैंक होगी ना, इसी में से कोई एक स्पॉन्सर बैंक होगा जो उस पर्टिकुलर एरिया में उस आरआरबी को स्पॉन्सर करेगा। तो कोई भी हो सकता है, मान लीजिए कि दिल्ली, मान लीजिए कि जैसे उत्तराखंड का कोई एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, उसमें कोई आरआरबी होगा तो उसका स्पॉन्सर बैंक एसबीआई भी हो सकता है या कोई भी दूसरा हो सकता है। जो जो भी स्पॉन्सर बैंक होगा उसके 35% उसमें हिस्सेदारी होगी। और जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होगी, जैसे उत्तराखंड हुआ तो उत्तराखंड की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसकी उसमें 15% हिस्सेदारी होगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, स्पॉन्सर बैंक का 35% और स्टेट गवर्नमेंट का 15%। अब आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे सवाल पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम फिर वही इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है। देखिए ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, यहाँ आप 1934 1935 में कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये जो आरबीआई फॉर्म हुआ है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत फॉर्म हुआ है। ठीक है। वहीं इसकी जो फाउंडेशन मतलब ये कब स्थापित हुआ, तो इसको इसकी स्थापना की जो डेट मानी जाती है वो 1 अप्रैल 1935 को मानी जाती है। अगर इसकी ये डेट पूछी पूछी जाएगी कब फाउंड किया गया, तो 1935 1 अप्रैल 1935 लगाएंगे। और अगर पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये प्राइवेटली ओन थे, लेकिन 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। तो आरबीआई की नेशनलाइजेशन कब हुई है? 1949 में। 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप पूछे जा सकते हैं। इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे ये थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये एक फॉरेनर थे, ये आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। अगर आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात की जाए तो वो थे आपके सीडी देशमुख, और इसके प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांता दास। ठीक है ना। फिर मैंने आपको बता ही दिया कि आरबीआई की जो फाउंडेशन डेट है वो है 1 अप्रैल 1935। ठीक है। जो आरबीआई फॉर्म किया गया था वो क्यों किया गया था? क्योंकि
जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत इकोनॉमिकली इंडिया वीक हो रहा था, तो उससे उभरने के लिए, उस इकोनॉमिक सिचुएशन से उभरने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी द्वारा की गई थी, जिसे हम हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन के तहत की गई, तो आपको लगाना है हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है। अब अगर हम इसके जनरल प्रीएम्बर की बात करें तो आरबीआई अपने आप के जो फंक्शन डिस्क्राइब करता है वो करता है कि ये बैंक नोट को इशू करता है, ये सिक्योरिटी रिजर्व्स मेजर करता है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी रखता है इंडिया में, ठीक है, करेंसी कैसे सर्कुलेट होंगे और क्रेडिट सिस्टम को मॉनिटर करता है। आरबीआई की अगर हम हेड ऑफिस की बात करें तो इसकी हेड ऑफिस स्टार्टिंग में कलकत्ता थी, पर अभी प्रेजेंट में इसकी कलकत्ता जो इसकी हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है इसकी हेड ऑफिस कहाँ है अभी, तो मुंबई में है। और इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि जो आरबीआई था ना, उसने 1947 तक बर्मा का भी सेंट्रल बैंक के रूप में काम निभाया, जबकि बर्मा हमसे 1937 में अलग हो गया था, लेकिन फिर भी इसने 1947 तक बर्मा, जो कि अभी म्यांमार का पुराना नाम था, उसका भी इसने 1947 तक सेंट्रल बैंक के रूप में काम निभाया। पार्टीशन के बाद भी ये पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक रहा 1948 तक। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर्म हुआ, फिर ये अलग हो गया पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक की हैसियत से। अगर हम बात करें तो आरबीआई जो है ये कंप्लीटली गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि 1949 में नेशनलाइज हुआ था। प्रेजेंट में आरबीआई की नोट इशूइंग में पूरी मोनोपोली है, मतलब इंडिया में जो भी नोट्स वगैरह इशू होते हैं वो आरबीआई द्वारा किए जाते हैं। अब ये कुछ चीजें मैंने लिखी है स्पेसिफिकली, ये एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ जीके के लिए बल्कि रीजनिंग के लिए भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इंडिया में ना जो कॉइन्स और नोट छपते हैं वो कहाँ कहाँ छपते हैं उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके रीजनिंग में भी आते हैं और साथ साथ आपके जीके में भी आते हैं। तो अगर हम कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स जो हमारे कॉइन्स बनते हैं इनको मिंट्स बोलते हैं। ये आपके हैं मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में और यूपी में। अगर आप बड़े बड़े सिटीज जानना चाहते हैं तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और यूपी। और डीप में जानना चाहते हैं तो अलीपुर करके कोलकाता में होता है, हैदराबाद में दो जगह पे है, सैफाबाद और चिल्लापल्ली। तो आपको मेन तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा आपको पता होना चाहिए कि इन इन जगह पर कॉइन्स मिंट होते हैं या कॉइन बनते हैं। कॉइन्स के बाद अगर बात करें नोट्स की, तो जो नोट है, नोट इशूइंग का जो इंडिया में कंप्लीट अथॉरिटी है वो आरबीआई के पास ही है। इंडिया में टोटल 4 आपके प्रेस है, नोट के जो प्रेस होते हैं जहां नोट छपते हैं, जिसमें 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल की जाती हैं और बाकी 2 रिजर्व बैंक के द्वारा। और जो रिजर्व बैंक है वो इन्हें कंट्रोल करती है बीआरबीएनएमएल द्वारा। बीआरबीएनएमएल का मतलब होता है भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण लिमिटेड। ये आरबीआई का एक पार्ट होता है जो नोट को छापने का काम करती है। तो ये जो गवर्नमेंट की जो प्रेस है यह है आपके नासिक में और देवस में। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें नोट्स, जो नए नोट्स आए हुए हैं ना उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। उन पे देखिए एक तो उनके कलर के ऊपर क्वेश्चन आता है और उनके ऊपर कौन कौन सी इमेज बनी हुई है उस पर क्वेश्चन आता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए जो 10 रुपए का जो नोट होता है उसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन, और इस पे जो इमेज बनी हुई है वो है सन टेम्पल, जो कि आपके कोणार्क में है। 50 रुपीज का जो नोट है उसका कलर है फ्लोरेसेंट ब्लू, और इस पे जो इमेज बनी हुई है वो है हम्पी विद अ चैरियट। ठीक है ना। 100 रुपए का जो नोट है उसका कलर है लेवेंडर, और इस पे जो इमेज बनी हुई है वो है रानी की वाव। 200 रुपए का जो नोट है उसका कलर है ब्राइट येलो, और इस पे जो इमेज बनी हुई है वो है सांची स्तूपा की। 500 का जो नोट है उसका कलर है स्टोन ग्रे, और उस पे जो इमेज बनी हुई है वो है रेड फोर्ट की। 2000 का जो नोट है उसका कलर है मैजेंटा, और उस पे जो इमेज बनी हुई है वो है मंगलयान की। देखिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जितने भी नोट होते हैं उनको साइन करता है आरबीआई गवर्नर, पर वहीं एक एक्सेप्शन है
जो 1 रुपये का जो नोट होता है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और इसे साइन करता है फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 1 रुपये का नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है और साइन करता है इसे फाइनेंस सेक्रेटरी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई। देखिए आरबीआई की क्या क्या उसका फंक्शन होता है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। तो मेन 7 इसके फंक्शंस हैं। देखिए सबसे पहले ये होता है मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि ये आरबीआई देखता है कि इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होती है। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको आगे डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ ये एक बैलेंस बनाता है किसमें, प्राइस स्टेबिलिटी और फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ में। ओके ना। इसका अगला फंक्शन होता है रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आरबीआई होता है ये बैंक्स वगैरह को भी सुपरवाइज करता है। तो आरबीआई ही क्या करता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है जिसके तहत बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी सुपरविजन की वजह से जो लोग पैसा बैंकों में रखते हैं वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। तो ये क्या करता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है बैंक्स में। ये मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी का भी काम करता है। इंडिया में जो भी फॉरेन करेंसी आती है और जाती है वो फेमा के तहत कंट्रोल की जाती है। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आरबीआई इंश्योर करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो वो फेमा के अंतर्गत हो, ताकि जो फॉरेन करेंसीज इंडिया में आती है वो कोई गलत तरीके से ना आए। तो फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करने में आरबीआई एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इश्यूर ऑफ करेंसी, इंडिया में जो भी करेंसी नोट छपते हैं वो आरबीआई द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। इसके साथ साथ ये क्या करती है, जो पुराने नोट डैमेज होते हैं उन्हें चेंज करके नया भी प्रोवाइड करती है। तो इंडिया में करेंसी को कौन मेंटेन करता है, आपका आरबीआई। इसके अगर हम आगे और रोल डिस्कस करें तो जो आरबीआई है वो रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के रूप में भी काम करता है। देखिए रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए आपने अगर बैंकिंग कभी भी किया है, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम किया है, तो आप देखते हैं उसमें हम पैसा ट्रांसफर करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में, जैसे या हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें जो भी पेमेंट्स वगैरह होती है ये और इनकी जो भी सेटलमेंट होती है ये आरबीआई ही इनको सुपरवाइज करती है। अब इसमें आपको कुछ कुछ टर्म्स जैसे लिखे ना, ईसीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, तो इसके आपको एसएससी में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस और यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इससे आपको पता लगा कि जो भी पेमेंट एंड सेटलमेंट का प्रोसीजर होता है वो आरबीआई की नजरों के तहत होता है। दो बहुत इसके इंपॉर्टेंट काम होता है, ये बैंकर टू द गवर्नमेंट का काम करते हैं। जैसे लोगों को अगर पैसा चाहिए होता है वो बैंक के पास जाते हैं, वैसे ही अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो वो आरबीआई के पास जाती है। इसलिए इसे बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसे बैंकर टू द बैंक्स भी कहा जाता है। मान लीजिए अगर बैंक के पास पैसे खत्म हो जाए या बैंक को पैसे चाहिए तो वो कहाँ जाएगी, तो वो जाएगी आरबीआई के पास। तो इसे बैंकर टू बैंक्स भी कहा जाता है, बैंकर टू गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो मुझे लगता है अब आपको आरबीआई के जो 7 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं वो पता लग गए होंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये है मॉनेटरी पॉलिसी। जो मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा डिसाइड की जाती है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लागू की जाती है। देखिए अगर आप इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी हर समय एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी ऐसे टाइम आते हैं जब आर्थिक मंदी का माहौल आ जाता है, या आपको मैं अगर बताऊं कि जैसे इन्फ्लेशन का एक एग्जांपल बताऊं, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ऐसा टाइम होता है जब चीजों के जो दाम होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे टाइम पर जो करेंसी या जो देश में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि इन्फ्लेशन कब तक रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसे वक्त पे आरबीआई पूरे देश में मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस करती है, उसको ही हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी।
अब मैं ये पहले आपको बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में क्या होगा कि चीजों का जो रेट्स होगा ना वो बहुत हाई हो जाएंगे। मान लो कोई पेन 10 रुपए का है, तो इन्फ्लेशन की वजह से उसका दाम हो जाएगा, जैसे पहले वो 10 रुपए का था, इन्फ्लेशन आ गया कंट्री में तो वो पेन हो जाएगा 100 रुपए का, ठीक है ना। तो इस टाइम पे आपको क्या पता लग रहा है कि देश में पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो इस टाइम आरबीआई को क्या करना चाहिए, उसे चाहिए कि जो पैसा है ना लोगों के हाथों में, वो पैसा कम हो, तभी तो चीजों का जो रेट है वो वापस से 10 रुपए तक आएगा। तो इस टाइम पे वो क्या करती है, पैसों का जो सर्कुलेशन है उसको कम कर देती है, ठीक है ना, उसको स्क्वीज कर देगी। वो मैं तरीके आपको बताऊंगा कि वो कैसे कैसे किस तरीके से पैसों को मार्केट में कम ज्यादा कर सकती है। तो आपको समझ आ गया ना कि अगर उसे मार्केट में पैसा कम करना है तो वो कुछ ऐसे मेथड्स यूज करेगी जिससे मार्केट में पैसा कम हो जाए, ठीक है ना। तो हम वही अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि देखिए दो तरीके से पैसों का सर्कुलेशन मार्केट में कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। पहला आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो यूज होता है वो इन्फ्लेशन जैसा टाइम आता है जब देश में पैसों की कमी या बहुत ज्यादा हो जाता है, उस टाइम जो टेक्निक यूज की जाती है वो आती है आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना। आप इससे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन इस टाइम पे ये पॉलिसी यूज की जाती है। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जो ये मेथड यूज करता है, ये किस टाइप से यूज करता है, देखिए एक तो ये इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग करने के लिए यूज की जाती है। क्वालिटी से आप समझते हैं ना कि मतलब पैसा की जो क्वालिटी है वो किस सेक्टर को पहुंचने वाली है, वो डिटरमाइन करती है ये एनालिसिस। तो चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वांटिटिव, क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी में मार्केट में पैसा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए एसएससी क्या पता है कैसे सवाल पूछ देता है, आपसे दे देगा कि बैंक रेट है, ये कौन सा पॉलिसी है, क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट एक ऐसा रेट होता है जो सेंट्रल बैंक जिस पर बैंकों को पैसा प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब अगर आरबीआई को चाहिए कि मार्केट में पैसा कम रहे, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई बैंक रेट को हाई कर देगी। मान लो अभी 7% बैंक रेट रख दिया, तो इसका मतलब अगर बैंक आरबीआई से 7% पे पैसा ले रहे हैं तो उन्हें 7% ब्याज देना पड़ेगा। अब आरबीआई को चाहिए कि भाई मुझे तो मार्केट में पैसा कम करना, तो वो उसको 10% कर लेगा। अब भाई 10% में बैंक क्यों पैसा लेगा आरबीआई से, तो पैसे का जो लेन देन मार्केट में जो पैसा आएगा वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बैंक रेट होता है वो रेट जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा प्रोवाइड करती है। फिर आते हैं आपके रिजर्व रेशियोज। देखिए बैंक जो आरबीआई है वो बैंकों को बोलता है कि आपको एक रिजर्व रेशियो फिक्स करना है, ठीक है। अब देखिए दो टाइप के रिजर्व रेशियो होते हैं, एक होता है सीआरआर जिसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और एक होता है एसएलआर जिसे हम कहते हैं सैचुरेटरी लिक्विड रेशियो। सबसे पहले मैं आपको सीआरआर समझाता हूँ। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर होता है बैंक का जो टोटल पैसा है उसका कितना परसेंट पैसा वो आरबीआई के पास उसका हमेशा रहना चाहिए, ठीक है ना। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो मतलब कमर्शियल बैंक का टोटल मनी का वो परसेंट हिस्सा जो हमेशा आरबीआई के पास रहना चाहिए। तो अभी रिजर्व रेशियो सीआरआर है 3%, यानी अगर किसी बैंक के पास 100 रुपया है तो उसका 3 रुपया आरबीआई के पास रहना चाहिए। ये मैं आपको लेमन टर्म में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। एसएलआर वही क्या होता है, सैचुरेटरी लिक्विड रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि जो बैंक के पास जो उसका पूरा पैसा है उस पैसे का कितना पोर्शन उसके पास हमेशा एज अ गोल्ड या फॉरेन सिक्योरिटीज के रूप में रहना चाहिए, ठीक है ना। मान लो किसी बैंक के पास 100 रुपए है टोटल, तो अभी जैसे एसएलआर है ये 18%, तो इसका मतलब 100 में से उसके जो 18 रुपए है ना वो उसके गोल्ड और और फॉरेन सिक्योरिटीज के रूप में रहने चाहिए, ठीक है ना। तो इससे आपको पता लगता है जो सीआरआर और एसएलआर है अगर ये इनको बढ़ाएगी तो बैंक का जो ज्यादा से ज्यादा पैसा रहेगा वो रिजर्व में आ जाएगा, तो मार्केट में कम पैसा आएगा। तो अगर इन्फ्लेशन रहेगा उस टाइम पर ये जो रेशियो हैं ये सारे बढ़ जाएंगे। ओके, मुझे लगता है क्लियर हो गया। उसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, इसके तहत अगर
मार्केट में पैसा बढ़ाना या घटाना करना होता है आरबीआई को, तो वो क्या करते हैं, सिक्योरिटीज के थ्रू पैसे, जो भी मार्केट का पैसा है उसको कम ज्यादा करती है। देखिए, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई के पास मान लो जैसे कोई सिक्योरिटीज होती है, सिक्योरिटीज एक टाइप का आप लगा लो कि कोई बॉन्ड है उसके पास, तो आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत उन सिक्योरिटीज को मार्केट में बेच सकती है। अगर वो बेचेगी उन्हें, अगर आप अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगी तो क्या होगा, बेचेगी किसको, बैंक को बेचेगी। मान लो इसके पास, आप सिक्योरिटीज को लगा लो, एक सेब लगा लो, ठीक है ना, मैंने आपको समझाया सेब है। मान लो इसने बैंक को एक सेब बेचा, तो सेब के बदले में बैंक को, आरबीआई को पैसे देने पड़ेंगे। तो बैंक से जो पैसा जाएगा, वो, इसका कहने का मतलब कि वो मार्केट से वो पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा, तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं अगर आरबीआई को चाहिए कि भाई मार्केट में पैसा ज्यादा आए, तो वो क्या बोलेगी, वो ये बोलेगी कि अपने जो सिक्योरिटीज है उसे वो क्या करेगी, बेचेगी। बेचेगी नहीं, अगर उसे चाहिए कि मार्केट में पैसा ज्यादा आए, तो वो क्या करेगी, सिक्योरिटीज बैंक से खरीदेगी। जब वो बैंक से सिक्योरिटी, मतलब उल्टा लगा लो ना, कि बैंक के पास सेब था, तो आरबीआई ने अगर सेब खरीदा तो आरबीआई बैंक को पैसा देगी, और बैंक को जहां पैसा दिया तो मार्केट में पैसा आया, तो पैसा बढ़ गया। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन डील करता है सिक्योरिटीज में, और इसके तहत भी मार्केट में पैसा कम ज्यादा मैनेज किया जा सकता है आरबीआई द्वारा। फिर आते हैं आपके रेपो रेट्स एंड रिवर्स रेपो रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी इन पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इन पे क्वेश्चन पूछ सकता है इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए रेपो रेट क्या होता है, ये ऐसा रेट जिस पे जो कमर्शियल बैंक होता है, ठीक है ना, कमर्शियल बैंक होता है, वो आरबीआई से पैसे बोरो करता है, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के। तो कमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई से पैसे बोरो करता है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के, उसे हम कहते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो मतलब उसका उल्टा, तो रिवर्स रेपो मतलब आरबीआई पैसे बोरो करेगा कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिहाफ पे। अब आपको समझना है कि इन्फ्लेशन पे क्या होगा। देखिए, इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया कि मार्केट में पैसा ज्यादा होता है, आपको पैसा कम करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर रेपो रेट के हिसाब से देखा जाए तो आरबीआई को अगर पैसा कम करना है तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट बढ़ाएगी। मान लो अभी आपको 10% पे ब्याज मिल रहा है, आप पैसा लेंगे। मान लो मैं 20 कर दूं, आप पैसा लेंगे नहीं, लेंगे ना। तो रेपो रेट बढ़ाऊंगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो पैसा कम लेगी और मार्केट पैसा कम जाएगा। अब रिवर्स रेपो रेट क्या था, कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे बोरो करती है। मान लो कोई बंदा मुझसे पैसे बोरो कर रहा है, मैं कमर्शियल बैंक को, और वो बंदा मुझको 10% दे रहा है, तो भी मैं उसको एक फिक्स अमाउंट दूं, और वही बंदा मुझे कह रहा है कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको 20% इंटरेस्ट दूंगा, तो भी आप उसको पैसा ज्यादा देंगे ना। तो इन्फ्लेशन में क्योंकि मुझे पैसा कम करना है मार्केट में, तो मैं रिवर्स रेपो को बढ़ा दूंगा, ताकि मार्केट का जो ज्यादा पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि बैंक अल्टीमेटली अपना फायदा देखेगा, वो देखेगा कि बैंक को, आरबीआई को पैसा देने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो पैसा आरबीआई को देगा। तो रिवर्स रेपो और रेपो रेट दोनों बढ़ाए जाते हैं इन्फ्लेशन में। तो आपको याद रखना है कि रिवर्स रेपो और रेपो रेट दोनों बढ़ाए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, देखिए, जो आपकी रिवर्स रेपो, रेपो और ये जो बैंक रेट्स है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज कर दी जाती है। अभी प्रेजेंट की ये है आपकी रिवर्स रेपो, कितनी है आपकी रिवर्स रेपो, 3.35। रेपो है आपकी 4%, ठीक है। बैंक रेट है 4.25। तो ये टाइम टू टाइम वेरी करती है। आप आरबीआई की साइट में जाइए, आप एग्जाम से एक दो दिन पहले देख लीजिए, आपको लेटेस्ट रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट्स या जो भी रेट्स है वो आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो थे क्वांटिटी, कि पैसा कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, ये आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में आता है। उसके साथ साथ आरबीआई क्वालिटेटिव भी एनालिसिस करता है, कि मतलब बैंक के पास जो पैसा है वो किस सेक्टर को जा रहा है, मतलब पैसे की जो क्वालिटी है वो किस सेक्टर को जा रहा है। तो इसके भी चार मेन तरीके हैं, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, और दो और है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए, राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट बोलता है कि सबसे पहले तो एक सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का तरीका है। ये कहता है कि जो
किसी बैंक के पास पैसा है, वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स को भी दिया जाना चाहिए ताकि उनकी भी डेवलपमेंट हो। तो आपने जैसे सुना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जिसमें आप एग्रीकल्चर वगैरह आते हैं। तो आरबीआई इंश्योर करता है कि जो कोई भी बैंक है वो प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर वगैरह इनको भी अपने जो टोटल बजट है उसका एक फिक्स अमाउंट इन सेक्टर्स को भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे ये राशनिंग ऑफ क्रेडिट से देखता है कि जो पैसे की क्वालिटी है वो उन सेक्टर्स को भी मिल रही है। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। इसके तहत ये क्या देखता है कि जो भी लोन्स वगैरह कोई इंडिविजुअल या कोई भी सोसाइटी पैसा लेती है, तो ये देखता है कि उसके जो भी इंस्टॉलमेंट्स बनते हैं या उसकी जो भी डाउन पेमेंट्स होती है वो सब पहले से ही फिक्स्ड कर ली जाए। ठीक है ना? ऐसा नहीं ना कि अभी मान लो आपने लोन लिया, अभी 10 रुपए का लोन हर एक एक महीने में आपको देना है, 10-10 रुपए। अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बीच में 50 हो जाएगा। तो वो सब कुछ पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है। ये होता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट में। उसके बाद आता है चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। देखिए इसके तहत आरबीआई ने गाइडलाइंस फिक्स की हुई है कि अगर कोई भी बंदा बैंक से लोन लेता है तो उस लोन का एक फिक्स अमाउंट उसको अपने जेब से ही चुकाना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर किसी ने 100 रुपए का लोन लिया तो ऐसा नहीं कि पूरा 100 का वो लोन ले ले। उसे लोन मान लो 80 रुपए में मिलेगा तो उसको 20 रुपए तो सेल्फ ही पेड करने पड़ेंगे। तो इससे आरबीआई देखता है कि जो पैसा है ना वो कंप्लीटली किसी को एक को ना देके इक्वली अलोकेट हो जाए। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट के अंदर में आरबीआई ये फिक्स करता है कि अगर कोई भी लोन दिया जाता है उसका एक फिक्स अमाउंट उस बंदे को खुद ही पे करना पड़ेगा। मॉरल सुएजन, देखिए मॉरल सुएजन का मतलब क्या होता है, आरबीआई ना बीच बीच में जो जितने भी बैंक्स होते हैं उन्हें ऐसे लेटर्स वगैरह लिख के ऐसा कहता है कि आप जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उन्हें फॉलो करिए। ठीक है? और उस पे आप कंप्लायंस वगैरह सबमिट करिए। तो मॉरल सुएजन कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा फॉलो ही करना है, पर फिर भी एक पर्पज के लिए जो आपके आरबीआई होता है वो टाइम टू टाइम सभी बैंक्स को एक टाइप का आप कह सकते हैं कि उन्हें गाइडलाइंस और उन्हें एक्शंस फॉलो करने के लिए उन्हें कहता है। तो ये आपका आता है मॉरल सुएजन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको आरबीआई और बैंकिंग के जो भी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। कुछ अगर इसमें कुछ टॉपिक बचे होंगे तो उसके लिए मैं एक मिसलिनियस एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो भी कुछ छूटा हुआ होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी मैंने चीजें आपको बताई है वो आपकी क्लियर हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।